हेलो मुथैया मुरलीधरन, कैसे हो? ठीक हो? आनंद ट्यूटोरियल सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो लेक्चर है वो फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा तो उसमें हम चर्चा कर चुके थे चार्ज के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। आखिर चार्ज है क्या? ये फंडामेंटल है, ये मौजूद है उसमें। ठीक है, सारा चीज का हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को आगे की ओर हम ले चलते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आइए, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, ध्यान समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इसके अंतर्गत तीन ब्रांच आएंगे। तीन ब्रांच। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि डायनेमिक्स मीन्स मोशन। तो कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो ही चार्ज है। चार्ज यदि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और एक हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आप लोग का जो सेकंड ईयर है उस सिलेबस से ही तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसके बाद जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म, इसी से रिलेटेड है। और फिर हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो समझिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो कहता है कि जो चार्ज होते हैं, चार्ज फंडामेंटल है, मौलिक है। जैसे मास क्या होता है? मास तो फंडामेंटल है, इसको डिफाइन करना दिक्कत होती है। तो चार्ज एट रेस्ट, मतलब विराम में हो, स्थिर हो, इसके अंतर्गत जो घटनाएं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे वो कहलाएगा, वह ब्रांच का नाम रखा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यदि चार्ज मोशन में आ जाए, यानी फ्लो ऑफ चार्ज विथ यूनिफॉर्म मोशन, समरूप गति से गतिशील हो जाए, कौन? यही चार्ज। तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में क्या है? चार्ज फ्लो करता है, और चार्ज फ्लो के कारण जो घटनाएं होगी, यानी उसका मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, चुंबकीय गुण उसमें डेवलप हो जाता है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। अब यदि चार्ज, ठीक है, मोशन में है, मगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन से आ जाए तो वो आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्ज, या चार्जेज भी कह सकते हो, चार्ज
with यूनिफॉर्म मीन्स समरूप। इसका हिंदी क्या होता है? समरूप। आपका रूप जो होना चाहिए एक जैसा होना चाहिए। ना कहते हैं कि स्कूल जा रहे हैं यूनिफॉर्म में जाते हैं, यानी कि वहां के जितने भी बच्चे होंगे स्कूल में उनका ड्रेस सबका क्या होता है? समान होता है। व्हाइट ब्लू पैंट, तो सभी बच्चों को वही होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि यूनिफॉर्म में है सर हम। ठीक है, उसी तरह से ही हो गया। तो फ्लो ऑफ चार्ज विथ यूनिफॉर्म मोशन, यानी समरूप गति होना चाहिए। जो स्पीड आपने इनिशियल में धारण किया वही प्रत्येक बिंदु पर क्या हो जाना चाहिए? वेलोसिटी इक्वल मिलना चाहिए, समान मिलना चाहिए। और इसमें है कि द फ्लो ऑफ चार्ज, इसमें भी आपका चार्ज का क्या होता है? फ्लो होता है। फ्लो ऑफ चार्ज विथ नन, नन मतलब नून, नमक नहीं, नन मतलब नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमरूप गति। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूछेगा कि क्या है, तो ये तो फिजिक्स का ब्रांच है, शाखा है, जिसके अंतर्गत क्या अध्ययन करना है कि जब चार्ज आपका रेस्ट में रहे, विराम में रहेगा, तो उससे संबंधित होने वाली घटना को। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिक जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसका चर्चा हम कर चुके हैं। सीधे हम लोग चले आते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स पर। बिल्कुल, यानी दो चार्ज हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है। किसके कारण? तो चार्ज के कारण। मगर दो मास रहेगा तो ओनली फॉर अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हम पहले वर्णन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें वो लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देख सकते हैं। हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बताए थे कि पहला चीज क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज चर्चा कर चुके हैं हम लोग। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, क्या चीज? इलेक्ट्रिक फोर्स। हिंदी क्या हो जाएगा? विद्युत, या इसका हिंदी लिख सकते हैं वैद्युत। टेंशन नहीं लेने को। विद्युत बल क्या है? और जब दो आवेश के बीच में, यानी कि दो आवेश के इंटरैक्शन होते हैं, इंटरैक्शन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स किनके क्रिया के कारण उत्पन्न होगा? तो सिंपल याद रखिएगा, इंटरैक्शन ऑफ चार्ज। कौन चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश के इंटरैक्शन मीन्स हो गया अन्वयन क्रिया, मीन्स एक दूसरे को प्रभावित करने वाला। ठीक है, जैसे मास के कारण यदि दो द्रव्यमान हैं, मास है, क्योंकि मास भी क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, दो मास है मेरे पास, एक बड़ा एक
छोटा, इनके बीच भी बल लगता है। उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। मास मास के कारण यहां है इंट्रैक्शन ऑफ चार्ज, आवेश के कारण जो बल लगेंगे उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस दुनिया में दो ही तरह का फोर्स लगता है। जरा पहले फोर्स के बारे में हम डिफाइन कर रहे हैं कि फोर्स, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि बल क्या है। तो बल एक भौतिक कारक है, कारण नहीं, कारक, उसका इंग्लिश होता है एजेंट। फोर्स क्या है? एजेंट है, दलाल है। ये दलाल करता क्या है? तो उसके आकृति, आकार या स्थान में परिवर्तन ला दे या लाने की चेष्टा करे, उसको हम लोग कहते हैं फोर्स। बल, बल भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब किस फिजिकल क्वांटिटी को कहा गया? फोर्स। तो ये क्या करता है? स्थान, आकार या आकृति में परिवर्तन ला दे। जैसे मेरे पास ये चौक है, इसको यदि हम पुश करें, है ना, तो इसका जो आकार है, जैसे इसको दबाने में तो बड़ी ताकत लग रहा है, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। ये जो देख रहे हैं जिस शेप में, यदि इसका शेप बिगाड़ना है, बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। यानी इस घटना का हम उल्लेख करेंगे कि इसकी आकृति किसके कारण बदल गई? तो फोर्स के कारण। तो दुनिया में दो ही तरह का फोर्स होता है। एक है आपका कांटेक्ट फोर्स और एक है नॉन कांटेक्ट। एक है संपर्क, यानी उसका संपर्क में आने से बल लगेगा। जैसे ये मेरा जो बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड को यदि हम ऐसे करते हैं, जैसे फेनोमेना, ये भी घटना है, मगर यह कांटेक्ट फोर्स है। मगर ये जो चौक है, इसको यदि छोड़ दिया जाए तो कहां गया? ऊपर, नीचे की ओर गया। तो क्या हम नीचे की ओर लाने के लिए कोई कांटेक्ट किया? नहीं। ये क्या हो गया? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो खैर इसको डिफाइन करने के लिए आसानी से हम कह देते हैं कि इसके पास मास है और अर्थ के पास मास था, दोनों के बीच में अट्रैक्शन। अब चार्ज के बीच में भी क्या होते हैं? फोर्स लगते हैं। उसको हम लोग इमेजिन कैसे करेंगे? इसको तो आसानी से हम शो कर दे रहे हैं कि देखो बच्चों, ये चौक है, इसके पास मास है, छोड़ दो, चलने लगा, इसका मतलब कि फोर्स लगा। कौन सा फोर्स? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। चार्ज को कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि भाई यहां पर चार्ज होगा जिसके कारण उस पर क्या लगा होगा? फोर्स लगा होगा। तो बहुत ही आसान है। प्रतिदिन उठते, बैठते, सोते, जागते एक घटना को देखे होंगे, मगर इमेजिन करना होगा। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल में कोई कॉल करता है तो उसका घंटी बजने लगता है, आखिर क्यों? क्या वो द्रव्यमान के कारण हो रहा है? क्या वो मास के कारण हो रहा है? नहीं, वो चार्ज के कारण हो रहा है। कोई चार्ज अन्य आया और उसको क्या कर दिया? बल लगाया। और बल लगाने से जानते हैं कि मोशन आती है,
यानी कि चार्ज पर यदि फोर्स लगेगा तो क्या होगा? मोशन होगा। मोशन होगा तो हम चर्चा किए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यानी इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जाता है। अगर तुम किसी अन्य जगह, ऐसे जगह चले जाओ जहां पर आपका अन्य चार्ज आप पर फोर्स नहीं लगा सकता है, जैसे लिफ्ट में चले जाओ, है ना, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, या ऐसा सोचो कि पृथ्वी के हम अंडरग्राउंड हो जाए, मकान बना लिया अंडरग्राउंड, वहां पर चार्ज काम नहीं करेगा। मोबाइल ऑफ हो गया, मोबाइल ऑफ होने पर रिंग होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि मोबाइल के पास तो मास है, फोर्स लगना चाहिए था, मगर वो इंट्रैक्शन मास के कारण नहीं, यानी कि मोबाइल का रिंग जो बजता है टोनो नो नो नो, वो चार्ज के कारण, यानी दो आवेश रहेंगे तो फोर्स लगेगा, और फोर्स के कारण, क्योंकि फोर्स का डेफिनेशन क्या था? फोर्स क्या है? बल क्या था? बल का परिभाषा क्या है? तो बल वह भौतिक कारक है, एजेंट है, दलाल है, जो क्या करता है तो स्थान, आकृति, आकार में परिवर्तन ला दे या लाने की चेष्टा करे। अब यदि चार्ज पर फोर्स लग जाएगा, वो आ जाएगा गतिशील, हम कहें कर रहे हैं, उसी कारण से घटनाएं हो रही है दुनिया में। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके कारण उत्पन्न होगा? चार्ज के कारण। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फोर्स का कैसा गुण है? क्या यह गुरुत्वाकर्षण बल जैसा बिहेव करता है? तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो गुरुत्वाकर्षण जैसा ही बिहेव करता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है। तो दो आवेश के बीच में लगने वाला बल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ये बेसिक फोर्स क्या है? बेसिक फोर्स। ठीक है, और इसका क्या प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा और गुण के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो गुण है, दो आवेशों के बीच में लगता है तो या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन। यानी कि यह आकर्षण करता है या फिर आपको विकर्षण करता है। ठीक है, यानी अट्रैक्शन का भी गुण है, विकर्षण का भी गुण है। यानी प्लस के बीच में अट्रैक्शन नहीं, इहो नरबा लड़ाई तो हुई, मतलब रिपल्सन। माइनस मान लो माइनस को कि नारी है, अब ये पुरुष है, तो दो पुरुष के बीच में हमेशा लड़ाई होती है, फैटी होती है, तो हम बोलेंगे कि रिपल्सन। ये नारी के बीच में भी क्या होगा? रिपल्सन होगा। मगर एक नर हो और एक नारी हो, नर और नारी के बीच में अट्रैक्शन होता है। अब उतना दिमाग मत लगाना कि सर पति पत्नी में भी लड़ाई होती है तो रिपल्सन ना, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। वो तो मानव का जो नेचर है, स्वभाव है, उसके कारण हो रही है। मगर प्लस के बीच में रिपल्सन, माइनस के बीच में रिपल्सन, और प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो गुण है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स दोनों है। मगर ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात किया जाए तो यह हमेशा
अट्रैक्शन फोर्स होता है। हमेशा एक दूसरे को नजदीक आना चाहता है। और देखा जाए प्रॉपर्टीज, तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वह कंजर्वेटिव फोर्स है। ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में काम देगा, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स, तो कहिएगा कि सर कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? तो वैसा बल है, वैसा फोर्स है जिसके द्वारा किया गया कार्य, वर्क, रास्ता पर डिपेंड नहीं करता है, पथ पर डिपेंड नहीं करता है, उसको हम लोग बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। मान लो कि यहां पर इनिशियल, हम यहां से चलना शुरू कर रहे हैं और ये मेरा है फाइनल पॉइंट। तो यदि आप ऐसे बल लगते हुए यहां पहुंच रहे हो या ऐसे लगते हुए यहां पहुंच रहे हो या ऐसे पहुंच रहे हो, रास्ता तो तीन है, मगर इस बल के द्वारा किया गया कार्य, हम मानते हैं कि इसमें जो कार्य करने पड़ेगा वो W1, W2, W3, W नाम नहीं है, वर्क डन है। ये तीनों में किया गया कार्य क्या होते हैं? समान होता है। इसका मतलब हो गया कि यह रास्ता पर जो पथ है, इस रास्ता पर डिपेंड नहीं करता है। तो जिस बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर, रास्ता पर डिपेंड नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षित बल कहते हैं। ठीक है, अभी तक हम चर्चा किए दो प्रॉपर्टीज का, और एक दो प्रॉपर्टीज का चर्चा कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक जो फोर्स है, यह जो बल लगती है लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज के मतलब हो गया कि दो आवेश के बीच में यदि दूरी भी अगर है डिपेंड करेगा कि इस पर कितना अमाउंट है और इस पर कितना अमाउंट, तीन के बीच भी क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। यानी कि यह जो फोर्स है लॉन्ग रेंज वाला फोर्स है, लॉन्ग रेंज। एक होता है शॉर्ट रेंज, नाम सुना होगा परमाणु का, परमाणु न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मगर न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है, इनके बीच में भी फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। मगर यह जो फोर्स है यह शॉर्ट रेंज का है, डिस्टेंस बढ़ने से बल क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। शॉर्ट रेंज फोर्स है। क्लियर है? आप समझ में आ रहा है? यानी कि दो चार्ज अगर काफी दूरी पर है तो भी एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, मगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को काफी दूर कर दिया जाए या प्रोटॉन प्रोटॉन को दूर कर दिया जाए तो यह बल ही कम करेगा। ये हो गया शॉर्ट रेंज का, ये हो गया लॉन्ग रेंज का। ठीक है, एक चीज और, इलेक्ट्रिक फोर्स जब भी लगेगा तो मान लो कि यहां पर एक पॉइंट है, पॉइंट मीन्स बिंदु, मेरी प्यारी बिंदु। बिंदु के मतलब हो गया
एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वह वस्तु क्या दिखलाई दे, छोटा, तो उसको हम बोलेंगे पॉइंटेड। पॉइंटेड चार्ज है, पॉइंटेड चार्ज, समझिएगा। तो दो मेरे पास पॉइंटेड चार्ज है, क्योंकि याद करना प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा किए थे कि आवेश जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो देखने में लगता है कंटिन्यूअस है, मगर उसको अगर और नजदीक से देखा जाए तो डिस कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, ठीक है। तो डिस्क्रीट है, इसका मतलब कि चार्ज जो जनरेट होता है वो पॉइंटेड के फॉर्म में, कंटिन्यूअस के फॉर्म में नहीं। क्लियर है? तो पॉइंटेड चार्ज भी मेरा है पॉइंटेड चार्ज, पॉइंटेड चार्ज। तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, क्या ऐसे लगेगा, क्या ऐसे ऐसे लगेगा? नहीं, ये हमेशा जब भी दो आवेशों के बीच में जो बल लगेगा, तो इसका जो सेंटर है और इसका जो सेंटर है, इस सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है, जो रेखा है, उसी के अनुदिश रहेगा। ठीक है, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो सेंट्रल केंद्रीय बल है। ठीक है, जैसे मान लो कि दो आवेश ऐसे, यहां पर आवेश मेरा Q1 है, यहां पर मेरा आवेश Q2 है, और एक और आवेश ले लेते हैं Q3। अगर इनके बीच का अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, तो घूम घुमावा नहीं, दिस इज ना 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 नहीं लगेगा। दिस सेंटर और इसका केंद्र के मिलाने वाली जो रेखा है, कौन रेखा, हीरोइन नहीं, मिलाने वाली जो लाइन है, इसी लाइन के अनुदिश लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक तरह से सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय बल है, हमेशा याद रखना। पॉइंट टू पॉइंट, दो बिंदुवत आवेश को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसी के अनुदिश लगेगा। क्लियर क्लियर, यहां तक कॉन्सेप्ट होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का हम लोग प्रॉपर्टी चर्चा करते हैं। अब सवाल है कि दो आवेश के बीच में कितना बल लगेगा भाई। ठीक है, तो उसके लिए कई वैज्ञानिकों ने उसका एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने एक नियम दिया। उस नियम का नाम है कूलम्ब फोर्स, कहेंगे ना बाबू, कूलम्ब का नियम। अब आ जाइए, कूलम्ब ला, हिंदी क्या हो जाएगा, कूलम्ब लंब का नियम। हम डिफिनेशन वगैरह नहीं लिखा रहे हैं, इस सब का परिभाषा के लिए हम आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, यानी कि जो टाइटल यहाँ लिखा हुआ रहता है कि लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी हो, उसके इस साइड में देखिएगा। जैसे आपका ये जो यूट्यूब खोलते हैं, यहाँ देखते हैं इतना दूर तक, इसके नीचे में तीर का चिन्ह दिया होगा, बस इसी को क्लिक कर देना। क्लिक करने पर आप डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें जो लिस्ट है वो दिखाई देने लगेगा। ठीक है, इन्हें की सब्सक्राइब नीचे लिखा हुआ रहता है, सब्सक्राइब और बेल बटन के जस्ट ऊपर एक तीर का सिंबल रहेगा,
उसको थोड़ा सा ऐसे क्लिक कर देना, तो उसका सारा लिस्ट आपके सामने पेश हो जाएगा। तो जो आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लीजिए। तो डेफिनेशन वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे, ठीक है। कूलम का नियम क्या है? तो दो हम बिंदुवत आवेश कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज जो होते हैं डिसकंटिन्यूअस डिस्क्रीट होते हैं और सतत होते हैं। तो मानते हैं कि इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं R। तो कूलम साहब ने कहा, एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने पूरा गणितीय इस्तेमाल किया कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है उस बल का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब कूलम साहब ने बताया, इसलिए कूलम बल भी कर सकते हैं, कूलम फोर्स। तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं F से। इन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होता है वह बल दोनों आवेश के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के समानुपाती। मैग्नीट्यूड मोड, जैसे ये नहीं दिखेगा कि ये प्लस बा ये माइनस बा, तो प्लस और माइनस नहीं है यहां यूज करना है, ओनली फॉर मोड। मोड क्या था? फंक्शन। ऐसा फंक्शन है, दिस मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। जैसे +2 है, तो ये ऐसा दरवाजा है कि इसके अंदर रहने वाला यदि गुंडा है तो दरवाजा भी गुंडा का होगा। साधु जी हैं तो साधु का कहेंगे। जिस तरह का मकान है और मकान के अंदर में रहने वाला जो व्यक्ति है उसकी नेचर के आधार पर ही लोग कह देते हैं, उसी तरह ये भी है। अगर दरवाजा के अंदर धनात्मक बा तो दरवाजा भी क्या हो जाएगा? धन्य हो जाएगा, भी कहेगा कि हम भी प्रभु से मिलकर आए हैं। यदि दरवाजा यानी कि मकान के अंदर में मान लो कि -2 नेगेटिव चार्ज का इस घर में रहता है, तो दरवाजा भी ये मकान भी निगेटिव सा बिहेव करेगा, यानी कि इसका भी निगेटिव, और पहले से घर में रहता ही है निगेटिव, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। इसीलिए मोड इज ए ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन। हमेशा यह क्या होता है? धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहां पर जो कूलम ने कहा कि यह दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो हम मोड लेके चलेंगे। अगर इसको भी मोड लगा दिया जाए, इसको भी मोड लगा दिया जाए, तो मोड के अंदर में अगर धन है तो दरवाजा भी धन का हो जाएगा। मोड के अंदर में ऋण आदमी रहता है तो दरवाजा भी ऋण का हो जाएगा, यानी ऑलवेज हमको क्या मिलेगा? पॉजिटिव। क्लियर है? इन दोनों के बीच में लगने वाला बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, जोड़ क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी मैथमेटिक ऑपरेशन 4 है, जोड़, घटाओ, गुना, भाग, ये चारों करके इन्होंने प्रस्तुत किया। जोड़ करके देखा, फिर इसको चार्ज को बढ़ाया, इसको भी बढ़ाया, तो फोर्स जो बढ़ रही थी, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कूलम फोर्स भी कहते हैं। गुणनफल के क्या था?
समानुपाती मिल रहा है। दूसरा इन्होंने देखा कि इनके बीच का जो दूरी है, ठीक है, नजदीक है तो ज्यादा फोर्स लग रही थी, दूर ले जा रहे थे तो फोर्स घटने लगा था। तो इन्होंने कहा कि ये दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वह दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा। मानो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। और तीसरा चीज उन्होंने बताया कि ये दोनों जो आवेश है उस किस मीडियम में है। मीडियम मीन्स समझना, मीडियम, मीडिया नहीं, मीडिया नहीं है ना, पत्रकार नहीं है। मीडियम मीन्स होता है पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ होता है, मैटर होता है। जो पदार्थ कुछ ना हो, वहां पदार्थ है ही नहीं हो, तो उसको हम लोग कहते हैं वैक्यूम या फिर स्पेस। या कुछ यदि पदार्थ हो तो पदार्थ तो आप जानते हैं कि तीन अवस्था में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये तीनों में कुछ ना हो तो हम बोलेंगे कि वैक्यूम है या फ्री स्पेस। क्लियर है? तो इन्होंने, कूलम साहब ने तीसरा बात बताया कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है वह डिपेंड करता है मीडियम पर। किस पर? मीडियम, माध्यम पर। ठीक है? यानी कि फोर्स डिपेंड अपॉन मीडियम। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं। फोर्स डिपेंड्स अपॉन माध्यम पर। ये तीन बात इन्होंने बतलाया। अब देखो तो दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन को अगर हम एक साथ लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे कि जो बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम फोर्स जो है, वह आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है? तो ये जो समीकरण तैयार हो गया, अब देखिए समानुपाती लगा। समानुपाती का मीनिंग हमेशा याद रखना कि दो फिजिकल क्वांटिटी का अनुपात अगर सदैव नियत मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, तो हम बोलते हैं उसको समानुपाती। जैसे x इक्वल टू 3y, ठीक है, y का वैल्यू बैठाते जाओ 1, x हो जाएगा 3, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 9। समझिएगा समानुपाती क्या होता है। कहता है कि दो वेरिएबल जो होते हैं फिजिकल क्वांटिटी, उनका रेशियो, अनुपात, अनुपात निकाला जाए। क्या निकाला जाए? अनुपात। x बटा y का अनुपात निकाल लो भैया, तो है 3/1, 3 आया। इसका भी अनुपात निकालो, 3 आया। इसका भी 3 आया। यानी कि वैल्यू जो मिल रही है कांस्टेंट कांस्टेंट, नियत नियत, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, संबंध क्या है? बेटा बेटी का संबंध है कि माता पिता का संबंध है? तो रेशियो यदि सेम मिले, कांस्टेंट मिले, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है
वो समानुपातिक है, प्रोपोर्शनल है। यानी यहां आप लिख सकते हैं कि एक्स वाई समानुपाती, एक्स समानुपाती वाई। ठीक है। और इसको यदि आप लिखना चाहते हैं रेशियो में, तो हम एक्स इक्वल करेंगे। क्या कांस्टेंट आ रहा था? 3। क्या लिखेंगे? 3। और नहीं तो फिजिक्स में लिखा जाता है के गुने वाई। के का वैल्यू कितना है? 3। एक्स बराबर 3y। कोई दिक्कत नहीं। कुछ समीकरण अगर ऐसा है y बराबर 3x प्लस 5, ये दोनों के बीच का रिलेशन नहीं होगा समानुपाती, क्योंकि इसका रेशियो हमको कांस्टेंट नहीं मिलेगा। जिसका मिलेगा उसी को समानुपाती कहिए। तो इस हिसाब से, इस गणित से हम कहेंगे कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इसका समानुपाती है और इसका व्युत्क्रमानुपाती है। तो समानुपाती को जब बराबर करेंगे तो क्या लाएंगे? देखा ना वहां किए, यानी 3 आ रहा था, तो उसी तरह से यहां हम लिख दें। हमको मालूम नहीं कितना वैल्यू आएगा, तो बाद में हम चर्चा करेंगे एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उसका वैल्यू कितना आएगा। F इजकल टू हम लिखेंगे आएगा कांस्टेंट राशि, क्योंकि समानुपाती था इसलिए हमने कांस्टेंट लिख दिया। Q1 Q2 R। यहां जो K का जो वैल्यू आता है फॉर वैक्यूम, माध्यम क्या होना चाहिए? वैक्यूम या फ्री स्पेस, इसका वैल्यू होता है 9 गुने 10 के पावर 9। मात्रा का भी चर्चा नहीं करा। इसे मात्रा का आसानी से निकाल सकते हैं। के का अगर यूनिट निकाला जाए, ये स्मॉल के है, स्मॉल छोटका ए है। ठीक है। तो आप मात्रक निकाल सकते हैं आसानी से। इस सब को इधर भेज दो। बल का न्यूटन, दूरी का मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया भैया। चार्ज का कूलम, गुने कूलम, कूलम स्क्वायर। ठीक है। के के बारे में देखा गया कि यह मीडियम पर डिपेंड करता है, तो कांस्टेंट राशि, ये भी क्या है? एक कांस्टेंट राशि है, मगर इनवर्सल नहीं। जैसे दो द्रव्यमान है, M1 और M2, एगो आलू है एगो बैगन है, सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस फैक्ट्स, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है उसका फार्मूला होता है G M1 M2 बाई R स्क्वायर। यहां जो G देख रहे हैं है तो कांस्टेंट, मगर इसको कहा गया है यूनिवर्सल। हर जगह वो वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा, मगर इसका वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करेगा। हाँ, हवा के लिए है तो फिक्स है, पानी के लिए है तो फिक्स है तो नियम, मगर पानी के लिए है। मगर यहां जो कैपिटल जी देख रहे हैं, मान लो कि आलू है और बैगन है, इतना ही दूरी पर पेट में डाल दो, खा जाओ, तो भी आपको जी का वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा। मगर दो आवेश के बीच में हवा है तो के का वैल्यू चेंज करेगा। ठीक है, क्लियर? तो देखा जाए, ये जो के का वैल्यू है यह डिपेंड करता है मीडियम पर, यानी डिपेंड्स अपॉन किस पर? मीडियम पर, डिपेंड अपॉन। के का जो वैल्यू आता है 1/4 पाई
एप्सिलॉन, इसको क्या पड़ेगा? एप्सिलॉन नॉट। नॉट मतलब वहां पर कोई माध्यम नहीं है, न तो सॉलिड है, न तो लिक्विड है, न तो गैस। यानी के का जो वैल्यू होता है किसके लिए? फोर वैक्यूम या फिर स्पेस। कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है क्या? है ना, तो इसका नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसका नाम क्या है? एब्सोल्यूट, मतलब किसी माध्यम से तुलना नहीं किया गया है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी परमिटिविटी मतलब परमिशन। जैसे देखो, दो आवेश है, इनके बीच में मान लो कि यहां हवा है, एयर है, तो भाई कितना पल लगेगा? तो परमिशन कौन देगा? यही ना, मीडियम है ना। और मान लो कि इन दोनों के बीच में पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, तो परमिशन कौन देगा? वाटर देगा। ठीक है, तो परमिशन दे रहा है कि कितना बल लगाएगा इस, तो परमिशन से ही बन गया परमिटिविटी। माध्यम का नाम क्या हो जाएगा? परमिटिविटी। मगर कुछ नहीं हो तो नाम हो जाएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, यदि माध्यम होता तो के का वैल्यू हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, क्योंकि के का वैल्यू जो है यह 4 मीडियम के लिए है। किसके लिए है? माध्यम के लिए है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम, कुछ नहीं है तब। ठीक है, तो परमिटिविटी अगर देखा जाए तो दो तरह का होता है, एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी। यानी वह तुलना किया है, हवा के अपेक्षा पानी का कितना होगा, वो कितना परमिशन देगा। ठीक है, तो परमिटिविटी क्या हुआ? तो परमिटिविटी हो गया आपका पदार्थ का एक तरह से गुण हो गया, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हो गया, कि उस फोर्स को आगे जाने देगा कि नहीं जाने देगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा चर्चा और हम कर देते हैं कि परमिटिविटी दो प्रकार का, परमिटिविटी दो प्रकार का, एक हो गया एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट किसके लिए भैया? तो याद रखना, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट के द्वारा। अब एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर के द्वारा। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन जो बनाया गया वो था आपका कि माध्यम का परावैधुता और निर्वात का परावैधुता का जो अनुपात होगा, यानी माध्यम और किसका? निर्वात का। निर्वात के लिए हम क्या सूचित करते हैं? एप्सिलॉन नॉट के द्वारा। इनका जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या कहलाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी कहलाएगा। रिलेटिव आपेक्षिक प्रावैधुता क्या है भाई? तो बोल दीजिएगा कि माध्यम का प्रावैधुता और निर्वात के प्रावैधुता के जो अनुपात होगा, जो रेशियो होगा, वो कहलाएगा रिलेटिव
परमिटेड वेटी कहलाएगा। तो जान लो एयर के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू एयर के लिए 1 होता है लगभग, ठीक है। वाटर की अगर बात किया जाए 1/80, ठीक है। तो और इस इलेक्ट्रिक फोर्स रिलेटेड जो इक्वेशन है, समीकरण है, इसको हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमेशा प्रतिदिन हम लोग कहते हैं कि क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए क्या करना है? ये कुछ नहीं करना है सर, नहीं करना है लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बस इन्हीं चीज है और कुछ ट्राई शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप जितना शेयर कीजिएगा, जितना कमेंट्स कीजिएगा, उसी के अनुसार हम जो लेक्चर जो तैयार कर रहे हैं उसको तैयार करने में सुविधा हो। ठीक है, धन्यवाद।